ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। नमस्कार। द एक्सप्लेनर के आज के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मुर्दा अपने हक की आवाज उठा रहा है। एक मुर्दा सिस्टम से सवाल पूछ रहा है। एक मर चुका व्यक्ति राष्ट्रपति से सवाल पूछ रहा है। एक मर चुका व्यक्ति, एक मृतक सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछ रहा है। और वही मुर्दा खड़ा होकर के पूरे समाज को झकझोर देता है। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष की। अतुल सुभाष की मौत ने देश, न्यायिक व्यवस्था, सिस्टम और समाज पे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या भारत को राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत है? यह सवाल बार बार सुर्खियों में आता है और यह हमेशा आता है जब किसी पुरुष के साथ होने वाले अत्याचार की दर्दनाक कहानी सामने आती है। अतुल सुभाष का मामला एक ऐसा ही मामला है और फिर यह सवाल जोर पकड़ रहा है। अपने पत्नी की झूठी मुकदमेबाजी, घरेलू कलह और ससुराल पक्ष के द्वारा होने वाली प्रताड़ना से परेशान होकर अतुल ने जब अपनी जान दे दी, तो उनकी मौत से पहले बनाए गए वीडियो में उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हमारा समाज घरेलू हिंसा और महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के खिलाफ जागरूक तो है और इसके लिए सख्त कानून भी बनाए हैं, मगर इन कानूनों का कैसे बेजा इस्तेमाल पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है, ब्लैकमेलिंग के लिए हो रहा है और एक तरीके से मैं कहूँगा कि कानूनी नरसंहार हो रहा है। इस बात पर जो न्यायालय है और जो सिस्टम है वो आँख मूंदे बैठा है। एक पुरुष की जब इस तरीके से मौत होती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। अगर ज़रा फ़र्ज़ करें कि अगर इसी तरीके से किसी महिला की मौत होती, तो आज मीडिया से लेकर के तमाम सिस्टम और जितने भी एनजीओज़ और ये जो फ़ेमिनिस्ट है, आज शोरगुल मचा करके आसमान फाड़ दिए होते। लेकिन अतुल सुभाष की मौत पर उन्हें उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। पुरुषों पर हो रहे इन अत्याचारों की अनदेखी इतनी ज्यादा है कि वह न तो समाज को और न ही कानून को दिखलाई पड़ रही है। जिस तरह महिला आयोग ने लाखों महिलाओं को न्याय दिलाने में मदद की है, क्या ऐसा ही एक पुरुषों के पास आयोग नहीं होना चाहिए? क्या कोई पुरुषों के लिए मंच नहीं होना चाहिए? आइए समझते हैं कि भारत में पुरुष आयोग की मांग क्यों बढ़ रही है और क्यों एक पुरुषों के प्रोटेक्शन के लिए भी एक कानून बनाने की मांग हो रही है। तो आप कहेंगे, आप कह सकते हैं कि आप तो आसमान में बेवजह हवा में तीर चला रहे हैं। जी नहीं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक देश में पुरुषों की आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज्यादा है। इसके पीछे तमाम कारणों में पुरुषों का घरेलू हिंसा का शिकार होना भी बताया जाता है। 2021 में प्रकाशित एनसीआरबी के आंकड़ों को ही हम अगर रेफरेंस पॉइंट माने, तो देश भर में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की थी, जिनमें से 81,063 विवाहित पुरुष और 28,680 विवाहित महिलाएं शामिल हैं। यह भी बताया गया है कि साल 2021 में ही करीब 33.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण 4.8% ने विवाह संबंधी वजहों से अपनी जान दे दी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं। 18 से 49 साल की उम्र की 10% महिलाओं ने कभी न कभी अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी तब जब उनके पति ने उन पर कोई हिंसा नहीं की। इसी में 11% महिलाएं ऐसी भी थी जिन्होंने माना था कि बीते 1 साल में उन्होंने पति के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था। सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन और माई नेशन संस्था की ऑनलाइन शोध रिपोर्ट्स को माने तो 88% भारतीय पति 3 साल के रिलेशनशिप में कम से कम एक बार घरेलू हिंसा का सामना तो जरूर करते हैं।
कई और भी संस्थाओं के सर्वे के मुताबिक ज्यादातर पुरुष सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते अपनी पत्नी की शिकायत नहीं कर पाते। अगर कोई हिम्मत कर पुलिस को शिकायत करता भी है तो अक्सर पुलिस ही उसे धमका देती है। दोस्तों, ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं, ये वही आंकड़े हैं जो भारत सरकार के हैं और जो काफी रेस्पेक्टेड आंकड़े हैं। 2018 में ही यूपी में भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों ने यह मांग उठाई थी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की तर्ज पे राष्ट्रीय पुरुष आयोग जैसी भी एक संवैधानिक संस्था बननी चाहिए। इन सांसदों ने इस बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था और लेटर लिखने वाले एक सांसद हरिनारायण राजभर ने उस वक्त यह दावा किया था कि पत्नी प्रताड़ित कई पुरुष जेलों में बंद हैं, लेकिन कानून के एक तरफा रुख और समाज में उपहास के डर से वे खुद के ऊपर होने वाले इन घरेलू अत्याचारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई जिसमें घरेलू हिंसा से पीड़ित विवाहित पुरुषों के आत्महत्या की घटनाओं से निपटने के लिए दिशा निर्देश देने, गाइडलाइंस बनाने और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की अपील की गई। मगर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में ये कहते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया कि इस याचिका में एक तरफा तस्वीर पेश की गई है। वाह जज साहब वाह! अगर एक महिला कर दे, उसका सिर्फ कंप्लेन करना जाहिर है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कुछ नहीं, तो एक पुरुष अरेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर इतने सारे तथ्य हों और खुद ऐसा नहीं है, खुद जजेज को भी पता होगा क्योंकि कई जज भी इसमें फंसे हुए हैं, कई वकील भी फंसे हुए हैं। उनको इस स्थिति की भयावहता का मैं मान ही नहीं सकता कि अंदाजा ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी वो आंख मूंदे बैठे हैं। क्यों? क्योंकि भाई जो आंख उठाएगा, जो आवाज उठाएगा, जो इसके बारे में फैसला देगा, वह जो फेमिनिस्ट लॉबी है, जो इतनी ताकतवर लॉबी है, उसके आक्रोश का सामना करेगा। वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएगा। ये इतना बड़ा दबाव होगा कि उस दबाव को वो झेल नहीं सकते। तो भाई अपने सिर पर कोई बला क्यों मोल ले? कोई बैल को लाल कपड़ा। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आयोग जो बनाने की मांग हो रही है उसके पीछे तर्क क्या है। सबसे बड़ा तर्क तो यही है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के जो कानून बने हैं उन्हीं के दुरुपयोग से पुरुषों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इन कानूनों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है धारा 498 ए, बीएनएस की धारा 85 और 86। ये जो धाराएं हैं और ये जो कानून हैं, इन धाराओं पर अक्सर सवाल उठते रहे हैं और आप चले जाइए। आजकल तो जो वकील है ना, वकीलों के पास देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो मामले आ रहे हैं जिनसे उनकी कमाई होती है तगड़े वाली, वो इसी तरह के मामले में होती है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा चलाने के खिलाफ अदालतों को आगाह किया। कोर्ट ने घरेलू विवाद में झूठे मुकदमे को फंसाने पर भी चिंता जताई। इसी को देखते हुए पुरुषों की मदद के लिए भी एक स्वयंसेवी संस्था ने 2016 में सिफ नाम से एक ऐप बनाया था जिसके जरिए ऐसे पुरुष अपनी पीड़ा दर्ज करा सकते थे। ऐसे पुरुषों को यह संस्था कानूनी मदद भी दिलाती थी। जब मैं ये बहुत पहले जब पत्रकारिता के दौरान जब ये स्टोरी कर रहा था तो मुझे कई ऐसे संस्थाएं भी मिली थी और कई ऐसे पीड़ित पतियों के फोरम भी मिले थे जो इस तरह के मामले को टैकल करने के लिए उपाय बताते थे। और आप मेरा यकीन कीजिए मैं कोई बायस्ड नहीं हूं और न ही कोई मैं फेमिनिस्ट के खिलाफ ये हूं, बल्कि मेरा तो ये कहना है कि अगर आप डेटा को उठा करके देखेंगे तो ये जो दहेज विरोधी कानून और जो फीमेल सेंट्रिक कानून है उन कानूनों से सबसे ज्यादा जो 80% जो परेशान हो रही हैं वो महिलाएं ही हो रही हैं। क्यों? तो एक बार मैंने दिल्ली महिला आयोग में एक पदाधिकारी थी, उनसे मैंने एक सवाल पूछा था कि महिला कौन है। उनको मेरा सवाल समझ में नहीं आया। उन्होंने पूछा कि आप अपना सवाल स्पष्ट करें। मैंने फिर उनसे सवाल दोहराया कि महिला कौन है? वो थोड़ा-सा इरिटेटेड हो गई। फिर मैंने उनको बोला, क्या महिला सिर्फ पत्नी है? क्या महिला भाभी नहीं है? क्या महिला सास नहीं है? क्या महिला बहन नहीं है? बेटी नहीं है? ताई नहीं है? बुआ नहीं है? मौसी नहीं है? जब इस तरह के मामले दर्ज होते हैं तो ये जो लोग हैं
उन पर भी आरोप लगाए जाते हैं। और आप थोड़ा सा डेटा अगर आप सर्च करेंगे ना और थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 से 80% जो लोग पीड़ित हैं वो महिलाएं ही पीड़ित है, यानी महिला ही महिला की दुश्मन है। पुरुषों के खिलाफ ये जो घरेलू हिंसा का मुद्दा है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो भारत का ही मुद्दा है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में इस तरह की, बल्कि उनकी स्थिति और भी बुरी है। यूनाइटेड किंगडम के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के डेटा 2022-2023 से पता चलता है कि घरेलू हिंसा के 3 पीड़ितों में से 1 पुरुष है। भूटान में जो दुनिया का हैप्पीएस्ट कंट्री माना जाता है, 2023 में जो रिपोर्ट किए गए उसमें 788 मामलों में से 69 में पुरुष पीड़ित शामिल थे। हर गुजरते साल के साथ दुनिया भर में ये आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं और उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, एक तरफा कानून। और ऐसे कानून जो पुरुषों का नरसंहार करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, हमारे परिवारों को तोड़ने के लिए बनाए गए हैं। अमेरिका भी इस मामले में पीछे नहीं है। अमेरिका में लगभग 44% पुरुष यानी 44% पुरुष अपने जीवन काल में कम से कम 1-2 बार हिंसा का शिकार जरूर होते हैं। और मेक्सिको में तो और भी हालत खराब है। घरेलू हिंसा के कुल पीड़ितों में से करीब 25% पुरुष होते हैं। केन्या, नाइजीरिया और घाना जैसे अफ्रीकी देशों में महिलाएं अपने पार्टनर को उसकी बेरोजगारी या गरीबी को कारण बनाकर अक्सर पीटती हैं। दोस्तों, ये आंकड़े स्थिति की भयावहता को पेश करते हैं और निश्चित रूप से ये सोचने को विवश करते हैं कि आखिर जब कानून में इक्वलिटी की बात की जाती है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मैं मानता हूं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती रही है, खूब हिंसा हो रही है। लेकिन आप थोड़ा-सा और भी अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिन महिलाओं के खिलाफ ये हिंसा हो रही है, जिनको इन कानून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल रहा। जो छोटे शहर की महिलाएँ हैं, जो गाँव की महिलाएँ हैं, वो तो कोर्ट नहीं जा रही। ये टूल बन गया है ऐसे महिलाओं का जो ब्लैकमेलिंग करना चाहती हैं, जिनके मन में अ, जो कानून को अपने हिसाब से, अपने फ़ायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तोड़ना-मरोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आज के अंक में इतना ही। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत है? धन्यवाद।